नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को एक सप्ताह से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि समय के साथ रूसी सेना और भी ज्यादा आक्रामक रुख इख्तियार के चुकी है। यूक्रेन पर रूसी हमला लगातार तेज हो रहा है। रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के कई शहर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई शहरों पर अब उसका कब्जा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बार बार यूक्रेन को सरेंडर करने का फरमान सुना रहे हैं, जबकि यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक रूसी हमले का मुकाबला करेंगे और अपने देश की रक्षा करके पुतिन की हार सुनिश्चित करेंगे। दोनों देशों के इस युद्ध में यूक्रेन के साथ साथ भारतीय नागरिकों के लिए भी मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। यूक्रेन में लगभग 40,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्र छात्राओं की है। अचानक युद्ध शुरू होने के कारण ये सभी भारतीय नागरिक यूक्रेन में बुरी तरह फंस गए और घर वापसी का रास्ता तलाशने लगे। इनमें से कुछ लोगों की किस्मत अच्छी रही और वो सकुशल अपने देश वापस आ गए। अब तक हजारों भारतीय नागरिक को भारत सरकार सुरक्षित स्वदेश लाने में सफल रही। ऐसी ही एक भाग्यशाली छात्रा अलीगढ़ की न्यूम राशिद है, जो मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी। न्यूम मेडिकल के सेकंड ईयर की छात्रा है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होते ही अन्य छात्रों के साथ ये बच्ची भी भारत लौटने का सहारा ढूंढ रही थी। इस बच्ची ने खबर मंत्रा को बताया कि राजधानी कीव से नई दिल्ली तक का उनका सफर कितना मुश्किलों भरा रहा और कितनी दिक्कतों का सामना करके न्यूम राशिद वापस अपने घर लौटने में कामयाब हो सकी। सुनिए इस बच्ची की बहादुरी और हिम्मत से लबरेज कहानी खुद उसी की ज़बानी। हेलो, मेरा नाम नियम राशिद है। मैं इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हो रही है, इसकी वजह से वहाँ पे जो स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। वॉर होने वाली है, ये बातें तो न्यूज़ वगैरह के थ्रू हम सबको वहाँ पर भी पता चल रही थी, लेकिन इंडियन एम्बेसी की तरफ से ऐसी कोई भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन या एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर हमारे पास नहीं आया था, जिसकी वजह से हम वापस इंडिया आ सकें। तो हम लोग नॉर्मली वहाँ पर रह करके ही अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन जब एक्चुअली में वॉर स्टार्ट हो गई, देन इट वाज टू लेट फॉर ऑल ऑफ अस टू लीव, और तब जा कर के हमारी क्लासेस कहीं ऑनलाइन हुई। लेकिन हम सब तब तक ऑलरेडी वहीं यूक्रेन में फंस चुके थे। जो बच्चे एयरपोर्ट के लिए निकले भी थे, जिन्होंने अपनी टिकट्स ऑलरेडी करा ली थी इंडिया या अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को वापस जाने के लिए, वो लोग भी एयरपोर्ट जाने के बाद भी वो ट्रैप हो गए, क्योंकि हमें 24 को जब वॉर स्टार्ट हुई तो हमें सुबह सुबह न्यूज़ मिली कि एयरपोर्ट वगैरह पे हर जगह पर अटैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो जो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो उस दिन गए थे एयरपोर्ट के लिए, वो लोग एयरपोर्ट के बाहर ही पैनिक के माहौल में सब ट्रैप थे। उसके बाद फिर हम लोग इस दौरान काफ़ी ज़्यादा इंडियन एम्बेसी से टच में थे कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। लेकिन तब तक जिस दिन वॉर थी स्टार्ट हुई थी, उस दिन तक हमारे पास ऐसी कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़, ऑफिशियल स्टेटमेंट एम्बेसी की तरफ से कुछ आ नहीं रही थी, और एक डर और एक पैनिक बिल्कुल क्रिएट होता ही जा रहा था। हमने सबसे पहले तो हम लोग ग्रॉसरी स्टोर की तरफ गए और एटीएम वगैरह की तरफ गए। हमने एक फूड स्टॉक और कैश वगैरह अपने पास स्टॉक कर ली, ताकि फॉर फर्दर सम डेज़ अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो एटलीस्ट हमारे पास सफिशिएंट फूड हो। ग्रॉसरी स्टोर में भी काफ़ी लंबी लाइन, क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स वगैरह थे उन लोगों को भी वॉर का ऑब्वियसली पता चल चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ और एटीएम में कैश ख़त्म, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। जो मेरे जो फ्रेंड्स जो कीव और जो खारकीव के साइड में थे, उन लोगों को तो बंकर्स में जाने के लिए एम्बेसी ने कहा, क्योंकि दे फील मोर प्रोटेक्टेड देयर। इस वजह से उनके पास जो भी थोड़ा बहुत खाना या जो भी फूड स्टफ़ थे, वो लोग वो सब ले करके वो लोग बंकर्स में जा कर के रहने लगे। और मैं क्योंकि वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन में रहती थी, तो वहाँ पर सिचुएशन एज इन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी नहीं, बट डर और पैनिक तो पूरे यूक्रेन में हर जगह था, स्पेशली स्टूडेंट्स के बीच में। फिर हमने 1-2 दिन तो हमने वेट किया फॉर सम ऑर्डर फ्रॉम द एम्बेसी, कि हमें पता चले कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो या हमें अगला क्या करना चाहिए। 1-2 दिन के बाद कहीं हमें जा कर के ये एडवाइजरी मिली कि आप लोग जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि स्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, इस तरफ आप लोग निकले, और व्हेन यू रीच द बॉर्डर, तो फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप लोगों को इंडियन एम्बेसी वहाँ से इवैक्यूएट कर लेगी।
तो बॉर्डर पहुंचने के बाद हमें इंडियन एम्बेसी इवैक्यूएट कर लेगी ये तो हमें पता था, बट हमें बॉर्डर तक उस सिचुएशन में कैसे जाना है ये हमें नहीं पता था। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैनिक और इतने ज़्यादा डर में थे लोग, तो किसी को हम लोगों को ये सेफ़ लग ही नहीं रहा था यूक्रेन में फर्दर कुछ दिनों के लिए रुकना। तो हम लोगों ने ख़ुद ही सारे स्टूडेंट्स ने मिल कर के ख़ुद ही हमने प्राइवेट व्हीकल्स अरेंज की, बसेस वगैरह अरेंज की, ताकि हम रोमानिया बॉर्डर पहुंच सकें, क्योंकि रोमानिया बॉर्डर हमारी सिटी से काफ़ी क्लोज़ पड़ता है। तो हमने सोचा कि हम पहले रोमानिया बॉर्डर का ट्राई करते हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले हमारे कुछ फ्रेंड्स पोलैंड बॉर्डर की तरफ गए थे और पोलैंड बॉर्डर्स के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे थे, जो हमें हमारे फ्रेंड्स के थ्रू पता चले। तो हमने सोचा कि हम रोमानिया बॉर्डर के लिए ट्राई करते हैं। तो 26 को हम रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले सुबह में अपनी अपनी प्राइवेट बसेस कर के। तो जब हम बॉर्डर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगभग 15-20 किलोमीटर बॉर्डर से पहले ही बिल्कुल गाड़ियों की लाइनें लगी थी, क्योंकि जो लोकल यूक्रेनियन पीपल्स हैं वो भी ख़ुद यूक्रेन छोड़ करके नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन, कुछ दूर तक तो लगभग 3 घंटे का सफ़र हम लोगों ने बस में किया, बस ने हमें ड्रॉप कर दिया। लेकिन बॉर्डर से 12-15 किलोमीटर पहले ही हमें बस ने छोड़ दिया। उसके बाद वो 12-15 किलोमीटर हम लोगों को अपना अपना लगेज ले करके वॉक करके बॉर्डर तक पहुंचना पड़ा। काफ़ी ठंड थी, काफ़ी लगेज था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे, लेकिन हम किसी तरीके से बॉर्डर 2 घंटे में वॉक करके बॉर्डर पहुंच गए। जब हम बॉर्डर पहुंचे तो वहाँ पे कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं था, जैसे कि कोई लाइन लग रही हो कि आप जाएं और आप उस लाइन में जा कर के लगे और आपको फिर 1 बाय 1 आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर गेट के पास लगभग, जब मैं पहुँची थी वहाँ पर लगभग 1000-2000 बच्चों की भीड़ थी, और सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑल ओवर द यूक्रेन, ख़ुद लोकल यूक्रेनियन लोगों की भी वहाँ पर बस लाइन लगी थी और सब बस वैसे ही खड़े थे। जो यूक्रेनियन फ़ोर्स थी वो 1-2 घंटे में, आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए जो बॉर्डर का गेट है वो खोलते थे और उसमें वो 10-15 बच्चों को बस अंदर ले रहे थे। तो बॉर्डर के पास भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था। -6 -7 रात का टेम्परेचर चला गया था, और हमें वहीं खुले आसमान के नीचे वहीं पे रात काटनी पड़ रही थी। और हमारे फ्रेंड्स और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे, हर कंट्रीज़ से वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, हम सब के सब खड़े रहे वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग रही है सबको, बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से 17-18 घंटे के बाद हमने वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कि उस बॉर्डर के टाइम हम सारे सेपरेट हो गए। बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम, उससे पहले हम सब साथ आ रहे थे लेकिन हम सेपरेट हो गए। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो एक रात पहले ही बॉर्डर पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा एक माहौल था, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि आप ईज़िली बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। मेरे फ्रेंड्स 2-2 दिन 3-3 दिन से भी बॉर्डर पर खड़े थे, बट वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। काफ़ी मुश्किल, काफ़ी चोटें लगने के बाद फिर 17 घंटे के बाद जा कर के कहीं मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ पर इंडियन एम्बेसी की बस खड़ी थी, फिर हमें उन लोगों ने बस में बिठाया। फिर बस में बैठने के बाद भी हमें 4 से 5 घंटे लग गए इमिग्रेशन वाले जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने में। लगभग रात से सुबह हो गई जब तक हमने अपना इमिग्रेशन वाला सारा प्रोसेस किया। उसके बाद फिर वहाँ से हमें 8 घंटे का, आगे 8 घंटे का ट्रैवल और था, जो कि उसके बाद हम रोमानिया का जो कैपिटल है बुकारेस्ट, हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने शेल्टर्स अरेंज करे हुए थे। वहाँ पर हमें काफ़ी हेल्प हुई रोमानिया एंटर होने के बाद एम्बेसी के थ्रू, क्योंकि एम्बेसी ने प्रॉपर्ली फूड अरेंजमेंट्स और शेल्टर अकोमोडेशन अरेंजमेंट किए हुए थे। वहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे, रोमानिया के जो जिम वगैरह थे, उन सबको उन लोगों ने एज अ रेफ्यूजी शेल्टर बना रखा था। और फिर हम सब वहाँ गए, हमने 2-3 दिन वहीं गुजारे। सारी चीज़ें इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्ली अरेंज की हुई थी, सारी चीज़ें एम्बेसी के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन जो बॉर्डर से पहले का जो हमारा सफ़र था, या उससे बॉर्डर पहुँचने से पहले जो वॉर के जोन में जो 3-4 दिन जो हम लोगों ने काटे हैं, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल थे। स्पेशली मेरे जो फ्रेंड्स जो कि कीव और खार्किव रीजन में रहते हैं, उन लोगों के लिए वो चीज़ें और डबल मुश्किलें उन लोगों के लिए क्रिएट हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे अटैक्स बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। और वो लोग 3-4 दिन से बंकर में बिना किसी फूड स्टॉक और बिना किसी उसके बिल्कुल परेशान, किसी आपके फ़ोन में बैटरी नहीं थी बहुत लोगों के। हमारे फ्रेंड्स से हमारा 3-3 4-4 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। हम सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे।
उसके बाद जब हम रोमानिया बॉर्डर में हम 3-4 दिन शेल्टर में रहे। फिर शेल्टर में रहने के बाद जिस सीक्वेंस में हम सब का इमिग्रेशन हुआ था बॉर्डर पे, उसी सीक्वेंस में हम सब के लिए फ़्लाइट्स इंडियन एयर इंडिया की फ़्लाइट्स इंडियन गवर्नमेंट ने अरेंज कर रखी थी, और उसी हिसाब से फिर हम एयर इंडिया की फ़्लाइट हमें मिली और हम शुक्र से दिल्ली पहुंच गए 2 दिन पहले। लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी भी ट्रैप्ड हैं, जो कि अभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर यही जो एडवाइजरी जो हमें इतनी ज़्यादा लेट मिली इंडियन एम्बेसी से, अगर एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हमें जैसे बाकी सारी कंट्रीज़ ने, यूएस वगैरह ने अपने सिटीजन्स को काफ़ी पहले 15 फ़रवरी 16 फ़रवरी तक इवैक्यूएट करा लिया था, तो अगर यही सेम एडवाइजरी हमें इंडियन एम्बेसी से थोड़ी और पहले मिल जाती तो हमें शायद इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स को वहाँ पर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ते, और हम वॉर स्टार्ट होने से पहले ही इंडिया वापस आ चुके होते। लेकिन अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी भी जितने लोग वहाँ पे ट्रैप्ड हैं, जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे, लगभग 18,000 to 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं यूक्रेन में। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द, जितने भी जल्दी पॉसिबल हो, आप उन सबको वहाँ से निकालें, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन बुरी होती जा रही हैं। थैंक यू।